मेरे विद्यार्थियों में आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं क्लास 12 है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 4, जिसका नाम है दक्षिण एशिया व समकालीन विश्व। विद्यार्थियों, इस चैप्टर के 2 अंक वाले, 4 अंक वाले और 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे, जो आने वाले पेपर के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहले हम 2 अंक वाले प्रश्नों को सोल्व करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया शब्द किन देशों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? इसके बारे में लिखेंगे। एशिया महादेश के दक्षिण हिस्से में स्थित 7 देशों जैसे भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान शामिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें। दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नज़र आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। थर्ड क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई देशों की मुख्य समस्याएं क्या है? दक्षिण एशियाई देशों की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। पहला है सीमा विवाद, दूसरा है नदी जल बंटवारे की समस्या, तीसरा है जातीय संघर्ष, चौथा है अवैध अप्रवास की समस्या। क्वेश्चन नंबर 4, शिमला समझौता क्या है? 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में एक शांति समझौता हुआ। इसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी नेता जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। दरअसल भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद दोनों देशों के बीच यह एक शांति समझौता था, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि आपसी विवाद को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है श्रीलंका की सरकार के द्वारा तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति, और दूसरा है श्रीलंका के मूल निवासी सिंगली समुदाय के लोगों ने भारतीय मूल के तमिल लोगों को कोई भी रियायत देने के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं और कब हुए हैं? भारत पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध है 1947-48 का युद्ध, यह कश्मीर मुद्दे को लेकर हुआ था। दूसरा युद्ध है 1965 का युद्ध, जब पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रणों में आक्रमण किया और उसी वर्ष कश्मीर पर आक्रमण किया, तब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था। और तीसरा है 1971 का युद्ध, जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक लोगों को परेशान कर रहे थे, उन पर तानाशाही दिखा रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा जब हेल्प मांगा गया तो भारत ने वहाँ मुक्ति संग्राम सैनिक भेजे और दोनों देशों में युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। और चौथा है 1999 का कारगिल युद्ध, कारगिल में जब घुसपैठ हुआ था। तो ये थे भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, भारत पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया? भारत और पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन समय था जब दोनों देशों ने आसपास के समय में ही परमाणु परीक्षण किए थे। तो यह समय है 1998 का। भारत ने 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इसको पोखरण सेकंड कहा गया था, पोखरण सेकंड। और इसके थोड़े ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी चगाई की पहाड़ियों पर अपना परमाणु परीक्षण किया। बच्चों, हमने बात किया पोखरण सेकंड का, इसका मतलब पोखरण फर्स्ट भी हुआ होगा। तो भारत ने सबसे पहले अपना परमाणु परीक्षण किया था पोखरण फर्स्ट, यानी कि 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने पहली बार
अपना परमाणु परीक्षण किया था। इसे पोखरण फर्स्ट कहा गया। और 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने फिर से पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण किया। इसको पोखरण सेकंड कहा गया। और भारत ने जब पोखरण सेकंड किया, उसके कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान ने चगाई की पहाड़ियों पर परमाणु परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, सिंधु जल समझौते के बारे में आप क्या जानते हैं? तो भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। यह समझौता विश्व बैंक की सहायता से हुआ था, परंतु नदी जल के बंटवारे को लेकर, इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, मालदीव की राजनीतिक प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बारे में लिखेंगे। 1968 तक मालदीव एक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि MDP का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। 2005 के चुनाव में मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, साफ्टा का विस्तार लिखिए तथा इसके किन्हीं 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। साफ्टा SAFTA, साफ्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया / एग्रीमेंट, यानी दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुल्कों को कम करना, यानी सीमा शुल्क को कम करना। और दूसरा उद्देश्य है दक्षिण एशिया के देशों के बीच मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना है। बच्चों, अब देखते हैं 4 अंक वाले प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 11 देखें। शीत युद्ध के बाद पूछा गया है, शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी तेज़ी से बढ़ी है। समझाने के लिए उदाहरण दीजिए। तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों में मॉडरेट यानी मध्यस्थ के रूप में अमेरिका तेज़ी से काम करता है। सेकंड पॉइंट है, दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू किया गया है। इस कारण भी इस क्षेत्र में अमेरिकी भागीदारी काफ़ी बढ़ी है। और थर्ड पॉइंट है, अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी है। और चौथा पॉइंट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र अमेरिका के लिए एक विशाल बाजार के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियों ने कैसे प्रभावित किया है? इसके बारे में लिखेंगे। शीत युद्ध के बाद अमेरिका और चीन का दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ा है। सेकंड पॉइंट, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ बनकर अपने प्रभाव को और बढ़ाया है। इससे दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं। दोनों देशों में उदारीकरण की नीति को अपनाया गया है। थर्ड पॉइंट है, चीन ने भी भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए हैं। दोनों देश विकास के लिए और वैश्वीकरण के कारण एक दूसरे के ज़्यादा निकट आए हैं। और फोर्थ पॉइंट है, चीन की रणनीति पाकिस्तान के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ चीन के करीबी संबंध होने से भारत चीन संबंध भी प्रभावित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से देखें। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, परंतु फिर भी जनसाधारण लोकतंत्र का समर्थक है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, परंतु फिर भी जनसाधारण लोकतंत्र का समर्थक है। यह कथन सत्य है। दक्षिण एशिया के 5 देशों में एक सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण में बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। यह निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में सफल हो सकता है
इस लिहाज से देखा जाए तो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। यानी दक्षिण एशिया में जो लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है, इससे लोकतंत्र के वैश्विक कल्पना में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के लिए किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थिर होने के कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कारण है, या पहला पॉइंट लिख सकते हैं, पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का वर्चस्व है। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ का प्रभाव बहुत अधिक है। इस कारण धर्मगुरु वहाँ की राजनीति में छाए रहते हैं, जो लोकतंत्र की राह में बाधक हैं। सेकंड पॉइंट है, पाकिस्तान की राजनीति में सेना का वर्चस्व। पाकिस्तान के सेना समर्थक समूह ये दलील देते हैं कि राजनीतिक दलों की आपसी खींचातान से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, इसलिए सैनिक शासन बेहतर विकल्प है। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध रहने के कारण पाकिस्तान में सेना समर्थक समूह अधिक शक्तिशाली हैं। थर्ड पॉइंट है, पाकिस्तान में निर्वाचित सरकारों का तख्ता पलट। वहाँ कई बार निर्वाचित सरकारों को सेना द्वारा अपदस्थ करके सैनिक शासन कायम किया गया है। भारत के साथ तनातनी के कारण पाकिस्तान में वहाँ के सेना समर्थक समूह भारत का भय दिखाकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। और अगला पॉइंट है, भूमाफिया यानी कि भूस्वामियों का वर्चस्व। लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करने में इनका भी योगदान है। और नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी देशों के स्वार्थपूर्ण नीति। दरअसल पश्चिमी देश या अमेरिका चाहते हैं कि पाकिस्तान में अस्थिर सरकार रहे, लोकतंत्र कमज़ोर रहे, शासक जो भी हों उनके इशारे पर काम करें। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति और विवाद के मुद्दों को लिखें। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति के मुद्दे लिखें। पहले सहमति के पहला मुद्दा है भारत का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसे अब 2014 के बाद एक ईस्ट कर दिया गया है, बांग्लादेश उसका हिस्सा है। यानी कि बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से इसको बोलते हैं एक्ट ईस्ट, इस नीति का हिस्सा है। सेकंड पॉइंट है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यानी कि LBA, भूमि सीमा समझौता 2015। दोनों देशों ने कुछ परिक्षेत्रों का या कुछ गांवों का आदान प्रदान किया है, अदला बदली किया है। इससे भूमि सीमा समझौता कहा गया है। इससे सीमा विवाद को कम किया गया है। भारतीय संविधान में 100वां संशोधन करके LBA को लागू किया गया। और थर्ड पॉइंट है आपदा प्रबंधन के मामले पर सहमति है दोनों देशों में। और चौथा पॉइंट है पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों के बीच सहमति है। और फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक और व्यापारिक मामलों पर सहमति है। अब बात करते हैं असहमति की, भारत और बांग्लादेश के बीच असहमति के मुद्दे। पहला है इसमें भारतीय सेना को पूर्वोत्तर के राज्यों में जाने के लिए बांग्लादेश अपने इलाके से रास्ता नहीं देता। दूसरा पॉइंट है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल में हिस्सेदारी को लेकर विवाद है। हालांकि फरक्का जल समझौता हुआ था, जिससे विवादों में कुछ कमी आई। और थर्ड पॉइंट है भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका यानी कि बांग्लादेश का खंडन। और फोर्थ पॉइंट है भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को बांग्लादेश में समर्थन है। और अगला पॉइंट है भारत को प्राकृतिक गैस नहीं निर्यात करने का फैसला, यानी कि बांग्लादेश भारत को प्राकृतिक गैस नहीं निर्यात करता। और म्यांमार जो भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करना चाहता है, उसे बांग्लादेश अपने क्षेत्र से होकर, बांग्लादेश अपने ज़मीन से होकर भारत को प्राकृतिक गैस मिलने से रोकता है। यानी कि म्यांमार भारत को जो प्राकृतिक गैस निर्यात करना चाहता है, उसे बांग्लादेश अपने रास्ते होकर, अपनी ज़मीन से होकर आने नहीं देता। और क्वेश्चन नंबर 16 देखें बच्चों, यह दक्षिण एशिया के मानचित्र पर आधारित एक प्रश्न है, जिसमें 4 देशों को ABCD से डिनोट किया गया है। आप देखें, यह दक्षिण एशिया का मानचित्र है और इसमें
4 देश दिखाए गए हैं, ए, बी, सी और डी। श्रीलंका को डी से दिखाया गया है, ठीक है। ए में जो दिखाया गया है ये बांग्लादेश है, बी जो है यह नेपाल है, सी से पाकिस्तान को दिखाया गया है और डी से श्रीलंका को दिखाया गया है। और इन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। वह देश जहां 2015 में नया संविधान लागू हुआ है, तो यह है नेपाल। मैप में नेपाल को बी से दिखाया गया था, तो हम एक के सामने बी लिखेंगे और नेपाल लिखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वह देश जिसके साथ भारत ने 2015 में कुछ परिक्षेत्रों का आदान प्रदान किया है, तो LBA द्वारा बांग्लादेश के साथ परिक्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ है। तो हम देखते हैं मैप में कि बांग्लादेश को किससे दिखाया गया। बांग्लादेश को ए से डिनोट किया गया, आप देख सकते हैं। तो 2 के सामने हम लिखेंगे ए और बांग्लादेश, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह देश जहाँ भारत ने 1987 में शांति सेना भेजा, तो भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजा था। तो हम देखते हैं श्रीलंका को डी से डिनोट किया गया है। तो 3 के सामने हम डी लिखेंगे और श्रीलंका लिख देंगे, डी के सामने लिख देंगे श्रीलंका। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इस देश के साथ भारत ने 1960 में सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो पाकिस्तान के साथ किया था। तो मैप में पाकिस्तान को सी से डिनोट किया गया है, तो 4 के सामने सी और पाकिस्तान लिखा जाएगा। तो इस तरह देखा जाए तो आपका यह मैप वाला प्रश्न सोल्व हो चुका है। और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसी के साथ 6 अंक वाले प्रश्न शुरू हो गए। आप यहाँ लिख लें 6 मार्क्स, ठीक है। 6 अंक वाले प्रश्नों को देखते हैं। और प्रश्न संख्या 17 है, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के अनुभवों को लिखें, अथवा दक्षिण एशिया के देशों में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। भारत और श्रीलंका दक्षिण एशिया के 2 ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र सफल है। ये दोनों देश ब्रिटेन से 1947 और 1948 में क्रमशः आज़ाद हुए हैं। सेकंड पॉइंट है, बांग्लादेश और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के 2 ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र और सैनिक शासन आते जाते रहे हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में शीत युद्ध के बाद लोकतंत्र कायम है। और अगला है, पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें आईं, पहली बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में। इस पॉइंट को आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। पाकिस्तान में 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया था, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं आप। और अगला पॉइंट है, 2008 में पाकिस्तान में फिर से लोकतांत्रिक शासन आया और अब तक पाकिस्तान में लगातार लोकतांत्रिक सरकारें आ रही हैं। नेक्स्ट है, 2006 तक नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था और 2008 में गणतंत्र बना और लोकतंत्र स्थापित हुआ है। 2015 में नेपाल में नया संविधान भी लागू हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट, भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया है। अब तक वहाँ 3 बार यानी कि 2008, 2013 और 2018 में संसद के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो चुके हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, मालदीव 1968 तक सल्तनत था। 1968 में वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई और अध्यक्षात्मक प्रणाली को लागू किया गया और 2005 के जून के महीने में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया और इसी महीने इसी वर्ष वहाँ लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि 2005 के चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में बताइए। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका 1948 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, तभी से यह एक लोकतांत्रिक देश है। श्रीलंका के मूल निवासी सिंगली हैं, वे बहुसंख्यक हैं और श्रीलंका की राजनीति पर इनका दबदबा रहा है। दूसरा समुदाय भारतीय मूल के तमिल लोगों की है। श्रीलंका की आज़ादी के बाद तमिलों का वहाँ बसना जारी रहा। सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंगली लोगों का है। फिर से सुन लें, श्रीलंका की आज़ादी के बाद भी वहाँ तमिलों का बसना जारी रहा। सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए,
क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई और 1976 में LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का गठन हुआ, जिसको लिटे भी बोलते हैं। लिटे श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग तमिल देश की मांग की। इसके लिए वे श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी कि जाफना द्वीप की मांग कर रहे थे। श्रीलंका की सरकार ने इसे खारिज कर दिया। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन और श्रीलंका की सेना के मध्य एक संघर्ष चल पड़ा। यह समस्या भारतवंशी लोगों से संबंधित होने के कारण 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत और श्रीलंका की सरकार के मध्य एक समझौते के अनुसार श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में अपनी एक सेना वहां भेजी, जिसे शांति सेना के नाम से जाना गया। 1989 में यानी कि 2 साल के अंदर ही भारत ने अपनी शांति सेना को वापस बुलाना शुरू किया, और वह भी लक्ष्य पूरा किए बिना, क्योंकि भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई थी और श्रीलंका की जनता ने भी समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। मई 2009 में श्रीलंका की सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण की हत्या के बाद यह जातीय संघर्ष समाप्त हो गया है। श्रीलंका में तमिल लोगों की स्थिति फिर भी सिंहलियों जैसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। नेपाल में किस प्रकार लोकतंत्र बहाल हुआ था, अथवा नेपाल में किस प्रकार राजतंत्र से लोकतंत्र बहाल हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। राजनीतिक दलों और आम जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। 1990 के दशक में देश के कई भागों में माओवादी अपना प्रभाव जमाने लगे और राजा की सेना से माओवादी का खुला संघर्ष हुआ। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष होता रहा। 2002 में राजा ने संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिया। इस तरह जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वह भी समाप्त हो गया। फिर अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। इसके परिणाम स्वरूप राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल किया। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस आंदोलन का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था। माओवादी समूहों ने सशस्त्र संघर्ष को छोड़ दिया है। 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ है और वहां लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई है, और 2015 में वहां एक नया संविधान लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता। इस कथन की पुष्टि में कोई 2 उदाहरण दीजिए और दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाएं। बच्चों, यहाँ हम 2 नहीं कई एग्जाम्पल देंगे, तो आइए इसको देखते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता। यह कथन सही है। निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा इसे हम समझ सकते हैं। पहला है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच सीमा विवाद, नदी जल विवाद, अवैध अप्रवास और आतंकवाद की समस्या है। इन क्षेत्रों के देश आपस में व्यापार को बढ़ावा न देकर विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं। इस क्षेत्र में यदि कोई आतंकवादी घटना घटती है तो ये देश आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। विश्व के अन्य शक्तियों के हस्तक्षेप से भी इस क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ा है, यानी कि दक्षिण एशिया में अमेरिका और चीन का हस्तक्षेप ज़्यादा है। और नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण एशिया के 2 बड़े देश भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बनी रहती है, जिसके कारण इस क्षेत्र का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कम हो जाता है। दक्षिण एशिया के छोटे देशों को भारत को लेकर आशंकाएं रहती हैं, क्योंकि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था और मजबूत सैन्य शक्ति वाला देश है। और नेक्स्ट है,
दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने वाले सुझाव। पहला है, दक्षिण एशिया के देशों को बातचीत के माध्यम से अपने विवादों को सुलझा लेना चाहिए। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच LBA हुआ है, ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। सेकंड है, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड है, आर्थिक विकास के लिए मुक्त व्यापार की नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब साफ्टा में और विस्तार करना चाहिए। फोर्थ है, साझी विकास योजनाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, सीमा पार से आतंकवादी घटनाओं को समाप्त करना चाहिए। यह पाकिस्तान पर लागू होता है ताकि इस क्षेत्र में शांति का वातावरण बना रहे। इन सभी सुझावों पर अमल करके दक्षिण एशिया मजबूती से आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा और विश्व मंच पर अपना प्रभाव जमा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, भारत और नेपाल के बीच संबंधों की व्याख्या करें। तो भारत और नेपाल के बीच संबंधों की व्याख्या इस प्रकार है। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध हैं। पहला पॉइंट है, भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। साथ ही यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी देती है। अगला है आध्यात्मिक संबंध। नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक इतिहास को साझा करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मजबूत नींव है। इस नींव को ही रोटी बेटी का रिश्ता नाम दिया गया है। अगला है आर्थिक संबंध। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार होने के साथ साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए पारगमन सुविधा भी प्रदान करता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कलकत्ता बंदरगाह का उपयोग करता है। और अगला पॉइंट है रक्षा सहयोग क्षेत्र। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है। भारत वर्ष 2011 से नेपाल के साथ प्रतिवर्ष सूर्य किरण नाम से इस संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आ रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपदा प्रबंधन। नेपाल में अक्सर भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहता है। भारत आपदा से संबंधित ऐसे किसी भी मामले में राहत एवं बचाव के साथ साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता रहा है। अगला है संचार क्षेत्र। भारत नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने के लिए, आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत और नेपाल के बीच रेल मार्ग भी है। अब बात करते हैं भारत नेपाल के बीच विवाद के जो कुछ मुद्दे हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें पहला है नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अप्रसन्नता जताई है। सेकंड है नेपाल भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाता, तो इससे भी भारत नाखुश है। और थर्ड है नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को भारत अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। और फोर्थ है नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने क्षेत्र से होकर समुद्र पहुंचने से रोकता है। इसके बाद देखें भारत और नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचूला को लिपोलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है। और बहरहाल भारत और नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विवादों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और उनके आंतरिक मामलों में दखल देता है।
इन देशों की ऐसी सोच के लिए कौन सी बातें जिम्मेदार हैं? बच्चों, यदि यह प्रश्न 2 अंक में आए तो आप इतना लिखना 4 पॉइंट, जो मैं अभी बता रहा हूँ। दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं। उनकी सोच के लिए निम्नलिखित बातें जिम्मेदार हैं। पहली, भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न एवं शक्तिशाली देश है। भारत विश्व के तेज़ी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति है और भारत एक बड़ी श्रम शक्ति, एक बड़ा उत्पादनकर्ता एवं महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। यदि यह प्रश्न 2 अंक में पूछे तो आप इसी 4 पॉइंट को लिख देना। यदि अधिक अंक में पूछे तो बाद के पॉइंट को लिखना, जैसे अब मैं बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन 6 अंक, 4 अंक और 2 अंक में भी आ सकता है। तो हमने 2 अंक की बात कर ली। यदि अधिक अंक में आए तो यहाँ से लिखना। भारत का विशाल आकार और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को बाहुबली समझने के लिए पर्याप्त है। भारत दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है, अतः अधिकांश तनावों का संबंध इसी से होता है। भारत की सैनिक क्षमता और परमाणु शक्ति संपन्न होने से छोटे देश खतरा महसूस करते हैं। दूसरा पॉइंट है, छोटे देश जहां भारत को शंका की दृष्टि से देखते हैं, वहीं भारत को लगता है कि छोटे देश भी बेवजह उसका लाभ उठा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, भारत पाकिस्तान संघर्ष के कारण छोटे देश तथा यह दोनों देश एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। और नेक्स्ट है, भारत नहीं चाहता है कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। भारत को भय लगता है कि ऐसी स्थिति में, यानी कि छोटे देशों में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश इसकी सीमा के इर्द गिर्द स्थित हैं। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं हैं, बल्कि जातीय मूल के नेपालियों की भूटान और प्रवास संबंधी मुद्दे पर नेपाल और भूटान के बीच विवाद है। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में अप्रवास के मसले पर मतभेद है। नेपाल और बांग्लादेश के बीच हिमालयी नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर भी खटपट है। मेरे विचार अनुसार उन देशों को भारत के बारे में सोच गलत है, क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय देश है। वह सारे विश्व को एक कुटुंब के समान समझता रहा है। भारत परस्पर प्रेम और सहयोग का पक्षधर है। भारत हर समय सहर्ष सभी देशों को प्राकृतिक आपदाओं, विपत्तियों एवं अन्य मुश्किल समयों में सहयोग करता रहा है। वह संयुक्त राष्ट्र एवं गुटनिरपेक्षता का समर्थक है। इस प्रकार भारत दादागिरी कैसे दिखा सकता है? ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 23rd, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य कारण बताएं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कश्मीर विवाद। कश्मीर हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित मुद्दा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर 1947-48 में और 1965 में युद्ध हुआ है। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर का कुछ हिस्सा, यानी थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे POK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जबकि कश्मीर का बड़ा हिस्सा भारत में है। दूसरा पॉइंट है नदी जल विवाद। दोनों देशों के बीच सिंधु नदी जल विवाद प्रमुख है। हालांकि 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल संधि हुई थी, फिर भी सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। थर्ड पॉइंट है पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद। पाकिस्तान कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से लेकर 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। और चौथा है एक दूसरे पर आरोप। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है, ऐसा भारत का कहना है। इसके कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भी भारत सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्याओं को भड़काने का आरोप लगाती है।
और नेक्स्ट पॉइंट है सरक्रिक की सीमा रेखा विवाद। गुजरात के कच्छ के रण में सरक्रिक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। और छठा पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी तनातनी रहती है। और नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन, सार्क के सदस्य देश मालदीव के विषय में आप क्या जानते हैं? भारत मालदीव के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। तो भारत और मालदीव के बीच संबंध पूछे गए हैं, इसकी बात भी कर लेते हैं। यह इस वीडियो क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान से देखें और सुनें। मालदीव एक द्वीपीय देश है, सार्क का सदस्य है और भारत का पड़ोसी देश भी है। 1968 तक यह देश एक सल्तनत हुआ करता था। इसके बाद यह गणतंत्र बना और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया। जून 2005 में मालदीव ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है। MDP यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का मालदीव के राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व है। संबंध की बात करते हैं। भारत मालदीव संबंध सहयोगपूर्ण रहे हैं। पहला है रक्षा एवं सैन्य संबंध। नवंबर 1988 में मालदीव में जब भाड़े के हथियारबंद तमिल सैनिकों द्वारा हमला करके राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, तो भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत अपने जहाज़ों को भेजकर वैध सरकार को पुनः बहाल किया। और भारत मालदीव ने 2020 में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत मालदीव एक्वेरिन नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का संचालन करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपदा में सहायता। वर्ष 2004 में सुनामी और 2014 में पेयजल संकट ऐसे मौके थे जब भारत ने राहत और सहायता पहुंचाई। 2007 में मालदीव में ज्वारीय घटनाएं बढ़ने के बाद भारत ने आर्थिक मदद किया और कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत ने मिशन सागर के तहत मालदीव को महत्वपूर्ण वस्तुओं और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की। और अगला है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में संबंध। मालदीव के छात्र भारत के शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और भारत द्वारा विस्तारित उदार वीज़ा मुक्त व्यवस्था का लाभ लेते हुए मालदीव के मरीज उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं। भारत ने मालदीव को कोविड-19 की वैक्सीन भी मुहैया कराया है। नेक्स्ट है आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध की बात करते हैं। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी सहायता की है। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वर्तमान में मालदीव भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां कुछ भारतीय वहां रोजगार के लिए भी जाते हैं। वर्तमान में भारत ने मालदीव को 100 मिलियन डॉलर की स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा प्रदान की है। अब है व्यापारिक संबंध। दोनों देशों के बीच 1981 में व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 7 अरब रुपये से अधिक का हो गया है। अब है सांस्कृतिक संबंध। जुलाई 2011 में मालदीव की राजधानी माले में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई है, जहां योग, शास्त्रीय संगीत और नृत्य की शिक्षा दी जाती है। वर्तमान में मालदीव में लगभग 26,000 भारतीय रह रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों, समकालीन विश्व एवं दक्षिण एशिया जो चैप्टर है, या दक्षिण एशिया एवं समकालीन विश्व कहें, तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सोल्व किया है। आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब के बाद लाइक भी कर दें इस वीडियो को, और दोस्तों में शेयर भी कर दें। आपका धन्यवाद। थैंक यू।